हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो फाइनली 11 जुलाई को रिजल्ट आया और इस बार तो सीए फाइनल का रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा आया। ग्रुप टू का 36%, ग्रुप वन का भी 27 और ओवरऑल रिजल्ट भी लगभग लगभग 20% के आसपास आया। मतलब बच्चे बहुत अच्छे से पास हुए। इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट अच्छा दिया। कुछ भी बोलो, भले इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं भी किया था, बहुत गुस्सा भी था उस टाइम पर, बट मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट ने उसकी कसर निकाल ली। अच्छा रिजल्ट दिखे और रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि अच्छा आएगा, बिकॉज न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट था। सभी फैकल्टीज, आपने सुना ही होगा, हर कोई कह रहा था कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अब नवंबर 24 का रिजल्ट कैसा आएगा मैं आपको बताऊं। नवंबर 24 का रिजल्ट भी मुझे ऐसा लगता है कंपैरेटिवली अच्छा ही आएगा। मैं नहीं जानता हूं कि इतना अच्छा आएगा कि नहीं, बट मैं आपको ये बता दूं कि नवंबर 24 का भी रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आपने अभी से ढंग से पढ़ना शुरू किया, आपके पास अभी भी 3.5 महीने हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ना शुरू किया, अपने मिस्टेक्स को अगर आइडेंटिफाई आपने अगर कर लिया, तो आपका डेफिनेटली नवंबर 24 में रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को जरूरत है, इंस्टीट्यूट को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है और इंस्टीट्यूट अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा है। ये चीज इस वाले रिजल्ट से तो समझ में आ चुका है। सो नवंबर 24 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अटेम्प्ट। अटेम्प्ट कैसा भी हो, रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नवंबर 24 के लिए प्लानिंग। क्योंकि जो बच्चे मई 24 में क्लियर नहीं कर पाए, अब ऑब्वियसली उनका रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया। कुछ भी कर लो, रिजल्ट 100% तो आ भी नहीं सकता। तो वो बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और साथ ही साथ वो बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है नवंबर 24, उनके लिए भी ये वीडियो रेलेवेंट है। आप पूरा ये वीडियो देख सकते हो। नवंबर 24 की हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर सब्जेक्ट की बात करें, तो हमें कैसे प्लान करना चाहिए नवंबर 24 को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख के रखी है, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में हो, उनको ही मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है। एक बार आप उनको पूरा मेरे सुनिएगा, और अगर इसमें कुछ छूट जाए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ अगर आपको कोई डाउट हो तो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सर एफआर में कोई अमेंडमेंट्स हैं क्या, एफआर में कोई चेंजेस हुए हैं क्या। तो बेटा देखिए, एफआर में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। एफआर जैसा मई 24 में था वैसा का वैसा रहेगा, और एफआर में कोई और चेंजेस भी नहीं है, कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं है। मतलब जो भी आपने मई 24 में कवरेज किया था, 100% जितना एप्लीकेबल था वो पूरा का पूरा एप्लीकेबल नवंबर 24 के लिए भी रहेगा, कोई और चेंजेस नहीं है। एडिशनल क्वेश्चंस आफ्टर मई 24। सर मई 24 के बाद कोई नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं तो एज फार एज आईसीएआई मॉड्यूल इज कंसर्न कोई नया चेंजेस नहीं है, कोई नया मॉड्यूल में कोई चेंजेस नहीं आया है। बट मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि जो नवंबर 24 की आरटीपी एमटीपी आएगी वो आप जरूर कर लीजिएगा। जब इंस्टीट्यूट इसको लॉन्च करेगा आरटीपी एमटीपी को, तो मैं भी आपको ये आरटीपी एमटीपी डिस्कस करवा लूंगा, और ये आपको करना ही है, ये मस्ट है, ये आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि मई 24 का जो एग्जाम पेपर आया था एफआर का, वो आप एक बार वापस से कवर करके देखिएगा। जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपने जब एफआर शुरू करना है, तब आप उसके साथ साथ चैप्टर बाय चैप्टर मई 24 का जो पेपर आया था उसको भी रेफर करना। इवन दो अभी तक सजेस्टेड आया नहीं है, इंस्टीट्यूट थोड़ा सा सजेस्टेड लेट इशू करता है, बट आप सजेस्टेड के भरोसे मत रहना। आप एटलीस्ट वो क्वेश्चंस एक बार वापस से ट्राई करना, और जब सजेस्टेड आ जाए तो आप उसके साथ अपना आंसर जरूर टैली करना। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और इससे आपको यह समझ में आएगा कि आपने पेपर में क्या गलती की होगी। हाँ, एक और बात, पेपर की गलती से समझ में एक याद आ रहा है चीजें। अगर आपको लगता है कि जो कम मार्क्स आपके आए हैं एफआर में, आप उससे ज्यादा बेटर डिजर्व करते थे, तो आप कॉपी जरूर बुलवा लीजिएगा। आप वेरिफिकेशन करवाइए या फिर आप आरटीआई से कॉपी बुलवाइए, पर आप ये जरूर करिएगा। अगर आपके मन में ये 1 मिनट भी ख्याल आया है कि मुझे कॉपी बुलवाना चाहिए क्या, तो आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेटली कॉपी बुलवाना चाहिए। मार्क्स कम होते हैं क्या? नहीं, मार्क्स कहीं पर भी कम नहीं होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मार्क्स या तो वही रहेंगे या तो बढ़ेंगे, बट इससे फायदा क्या होगा? फायदा एटलीस्ट कम से कम फायदा आपका ये होगा कि आपके सामने जब आपका आंसर शीट चेक होने वाली जो आंसर शीट होती है, वो अगर आपके सामने आ गई, तो आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आपको ही सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी गलती आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सो जो हम बात करते हैं ना कि सर मैं कैसे रीस्टार्ट करूं, क्या करूं, देखिए मैं या कोई भी फैकल्टी आपको जरूर हेल्प करेगा और कर रहे होंगे डेफिनेटली, बट आप अपनी हेल्प सबसे पहले कर सकते हो कॉपीज बुलवाकर। तो अगर माइंड में आया है तो कॉपीज बुलवा लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, शुड आई गो विद द क्लासेस। सर मैं क्लासेस के साथ जाऊं कि नहीं? अब ये मन में ख्याल क्यों आया होगा? बिकॉज एफआर में हो सकता है मेरे मार्क्स कुछ ज्यादा खास अच्छे आए नहीं है, 40 से कम है, 42, 43, 45 है। तो अगर ऐसे मार्क्स हैं, या फिर मेरे कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग नहीं है, या मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा है कि मैंने एफआर की क्लासेस आज से 2 साल पहले की थी, और मई 24 के लिए तो मैंने उसके बाद अपने हिसाब से रिवीजन वगैरह प्लान करके चीजें मैनेज की थी, अब मुझे क्लासेस की जरूरत है कि नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर 2 सिचुएशंस बनती हैं।
क्या आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हैं? क्या आपको कंसेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं? सर कैसे पता चलेगा? देखो, पता चलने का एफआर के अंदर तो बहुत ही सिंपल सा रूल है। यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन कैलकुलेटर। जब आप क्वेश्चंस एफआर के देखते हो तो आप मैक्सिमम 70-80%, 70-80% क्वेश्चंस आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हो और आपको कैलकुलेटर पे आपके सॉल्व हो जाते हैं। बट जब इट कम्स टू राइटिंग तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, लैक ऑफ क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस। मुझे लगता है कि यहां पर बहुत सारे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिनको क्वेश्चंस बन तो जाता है, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, पर या तो अंदर से इच्छा नहीं उठती सॉल्व करने की राइटिंग में क्योंकि डर लगता है, और जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो कैलकुलेटर पे तो हो गया बट फॉर्मेटिंग के कारण हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और फिर हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन देखना पड़ता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपको चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है। आपको मेरे हिसाब से क्लासेस नहीं लेनी चाहिए, ऐसे केस में आपको क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। आपको रिवीजन प्रॉपरली प्लान करना है, ठीक है ना। आपको राइटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस के रिगार्डिंग अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं, जैसे राइटिंग प्रैक्टिस में क्या होता है, एफआर के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस में कंप्लीट आईसीआई मॉड्यूल हो गया, एफआर के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस में आरटीपीस एमटीपीस हो गया। मैं बता दूं, जैसे मेरा क्वेश्चन बैंक है उसमें लगभग 1250 क्वेश्चंस हैं। अगर 1250 क्वेश्चंस में से लगभग 350 थ्योरी क्वेश्चंस भी अगर हटा दें तो अप्रोक्सीमेटली 900 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप 900 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाइए, इतना टाइम नहीं है, पर मैं आपको कह रहा हूं कि मिनिमम से मिनिमम 500 क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस लगाइए ना, है ना। ये जो टाइम है ना, ये टाइम सही नहीं है कि सर हम टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 200 क्वेश्चंस जो हर फैकल्टी देते हैं मैं भी देता हूं, मैं वापस से दूंगा, पर मैं आपको अभी नहीं दूंगा, मैं दूंगा आपको सितंबर में। मैं जो भी दूंगा क्वेश्चंस, हो सकता है मैं आपको 200 या 250 क्वेश्चंस दूं, बट मेरा ये कहना है कि अभी आप उनके सहारे मत रहिए, क्योंकि अगर आप वही करेंगे तो आप वही सेम मिस्टेक को रिपीट करोगे। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको क्लासेस की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कैलकुलेटर पे क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वो 500-600 क्वेश्चन की अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट रिविजन के टाइम पे। एंड इट्स नॉट अबाउट 500-600 क्वेश्चन, उसमें भी बहुत सारे रिपीटेड होंगे, तो उसमें से भी अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो लगभग 400 क्वेश्चन, अच्छे वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस लगा सकते हो। बाकी 150-200 क्वेश्चन को आप सिर्फ रिफर कर सकते हो, ये हो जाएगा आपके साथ। हाँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं बिना क्लासेस के, आगे रिवीजन में आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं, अभी आप देखिएगा पूरा। दूसरी बात, प्रॉब्लम इन कंसेप्ट्स, मतलब वही कि कंसेप्ट ही स्ट्रांग नहीं है। जब हमारा एफआर का पेपर आया था तो हम एमसीक्यूज भी सॉल्व नहीं कर पाए थे, बिकॉज एमसीक्यूज के लिए राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है, एमसीक्यूज के लिए कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। दूसरा, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कैलकुलेटर पे भी हम सॉल्व ज्यादा नहीं कर पाते, 50-50 है, ज्यादा कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं कि यहां आपको क्लासेस लेनी चाहिए कायदे से, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है, तो आप क्लासेस लेके चीजों को अपना मैनेज कर सकते हो, अपने लूप होल्स को ठीक कर सकते हो। तो सर यहां पर क्लासेस आपको डेफिनेटली लेना बनती है, बिकॉज कांट सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इट्स नॉट अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस, इट्स अबाउट इवन कैलकुलेटर में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, हम अटक जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और हमसे क्वेश्चन नहीं बनता। तो ऐसे केस में यस, नीड टू टेक द क्लास। अब यहां पर पॉइंट आता है कि सर कौन से क्लासेस लेने चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच लीजिएगा, चाहे आप किसी का भी बैच लें। मेरा भी बैच अवेलेबल है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जो लगभग 170 आवर्स के ड्यूरेशन का है। अभी करंटली वो लाइव चल रहा है, जिसके अंदर हमने लगभग 12 टॉपिक्स कंप्लीट भी कर लिए हैं बहुत अच्छे से। और ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच आप लीजिए, आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बेसिस पर डेफिनेटली आप सब कुछ चीजें अच्छे से कवर अप कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड बैच में राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया क्लासेस के बारे में। आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, पर जो भी डिसीजन लीजिएगा प्लीज थोड़ा सा जल्दी डिसीजन लीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं कि सर बुक्स की, सर क्या मुझे बुक्स चेंज करनी चाहिए। तो मैं यहां पर स्पेसिफिकली बोलूंगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ाई की हुई है, चाहे आपने क्लासेस आज से 6 महीने पहले लिए हो, 1 साल पहले लिए हो, 3 महीने पहले लिए हो, चाहे आपने क्लासेस आज से 2 साल 3 साल पहले लिए हो, मैंने एफआर का कॉन्सेप्ट बुक न्यू एडिशन 5.0 लॉन्च कर दिया है और सबकी सहूलियत के लिए मैं उसका पीडीएफ कंप्लीटली सबको अवेलेबल करवा रहा हूं, जिसके कोई चार्जेस नहीं है। तो मैं अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये मेरी वाली जो न्यू किताब है उसी से ही पढ़ाई करिएगा। यस, मस्ट है, उसी से ही पढ़ाई करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि आप जहां शायद एफआर को 15 दिन का टारगेट बना रहे हो सकता है वो 12 दिन में हो जाए बिकॉज ऑफ द बुक। जहां आप 20 दिन का टारगेट बना रहे हो वो हो सकता है 15-16 दिन में हो जाए बिकॉज ऑफ दिस बुक। आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये बुक सबसे पहले कंप्लीटली फ्री कर दिया है और ये आपको, इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था, चाहे तो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कंसेप्ट बुक का लिंक दे रहा हूं। जो स्टूडेंट्स मेरे नहीं है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी ये कंसेप्ट बुक रेफर कर सकते हैं, अगर उनके पास
पुरानी कोई किताब है, किसी अपने खुद उनके कोई दूसरे टीचर की किताब है, अगर वो वैसे भी बुक चेंज करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप ये कंसेप्ट बुक डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। इसके अलावा कंसेप्ट्स के अंदर आपको कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मैंने क्या चेंजेस किए हैं कंसेप्ट बुक के अंदर? मैंने इस बार बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं, बहुत ज्यादा क्रिस्प कर दिया है। मैंने कोशिश की है कि कंसेप्ट बुक को मैंने 400 पेजेस के अंदर मैं सारे एफआर को कंप्लीट कर दूं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा फॉर्मेट मैंने डाला है जगह जगह पर, और मैंने कई बार क्वेश्चंस को टॉपिक्स को समझाने के लिए जर्नल एंट्री का उपयोग किया है, जिससे वो कॉन्सेप्ट इमीडिएटली आपका रेडी हो जाए। सो ये आप कंसेप्ट बुक रेफर कर सकते हो। रही बात क्वेश्चन बुक की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कैलकुलेटर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आपको क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, बट आपको जरूरत है एक्सटेंसिव क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करने की। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग क्वेश्चन बैंक है, इवन मेरा ही अगर आपके पास पुराना क्वेश्चन बैंक है जिसमें क्यूआर कोड है, तो आपको मेरा वाला कोई नया क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं। बट आपके पास मेरा कोई क्वेश्चन बैंक है जो बहुत पुराना है, जिसमें क्यूआर नहीं है, क्यूआर कोड नहीं है। क्यूआर कोड क्या, जिसको स्कैन करके मेरे वीडियो सॉल्यूशन से मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आप नया क्वेश्चन बैंक मेरा ले लीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। नए क्वेश्चन बैंक को मैंने मई 24 एग्जाम तक अपडेट कर लिया है। हालांकि मई 24 एग्जाम के क्वेश्चंस आ गए हैं, उसके सजेस्टेड आंसर्स मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नहीं दिए हैं। तो क्वेश्चन बैंक नया आ चुका है, आप डेफिनेटली उसको ले सकते हो अगर आपके पास पुराना बुक है तो। बट अगर आपके पास किसी फैकल्टी का अपडेटेड मटेरियल है तो आपको बुक भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस। बस इतनी सी, अगर एक छोटी सी बात अगर आप समझ गए कि क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा पास होते हैं, जो बच्चे रैंकर आते हैं, मैं सिर्फ रैंकर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने वाले बच्चे, मेरी नजरों में तो यार वो भी रैंकर है। उन बच्चों के साथ क्या ऐसा अलग होता है जो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं? उनके साथ होता है डिसिप्लिन। उनके साथ होता है कि जो वो टारगेट सेट करते हैं, वो टारगेट को समय पर कंप्लीट करते हैं। बस ये वाली चीजें होती हैं। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं तो करने हैं, उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की हुई होती है। ठीक है, मैं यहां पर उन बच्चों को भी दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक होते हैं सुपर टैलेंटेड बच्चे और एक होते हैं हार्ड वर्किंग बच्चे। मैं आपको बोलूंगा कि अगर, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप सुपर टैलेंटेड नहीं हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन हमेशा खुला है, वो है आपका हार्ड वर्किंग का। देखिए सुपर टैलेंटेड होना हमारे हाथ में, पता नहीं है नहीं है, हमें नहीं पता। और वो सुपर टैलेंटेड जरूरी नहीं कि हम पढ़ाई में ही हो, हमारा टैलेंट किसी और चीज में हो सकता है, बट हार्ड वर्किंग ये आपके हाथ में। तो अगर आप अपने हाथ में, हार्ड वर्किंग आपके हाथ में, तो डेफिनेटली आप भी रैंक ला सकते हो, आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से, और अपने शेड्यूल को टाइम पे कंप्लीट करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, सब चीजें हो जाएंगी। नवंबर 24 में भी सक्सेसफुल लिखा आएगा, और देखना तुम अपना रिजल्ट मुझे भी शेयर करोगे सक्सेसफुल वाला। चलिए, सो क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सर रिवीजन लेक्चर्स की। जैसा आपने बोला कि हमें क्लासेस लेने की अगर जरूरत नहीं है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम अगर एफआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो कैसे रिवाइज करना चाहिए, क्या रिवाइज करना चाहिए, मैं आपको सारी चीजें अभी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। रिवीजन के रिगार्डिंग मैंने मई 24 अटेम्प्ट में मिशन संभव बैच लॉन्च किया था। इट इज अ कंप्लीटली फ्री बैच, यूट्यूब पर इसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ये एक तरीके से मेरा फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच की तरह है। पहले मिशन संभव से पहले मेरा एक बूस्टर बैच आया करता था जो कि पेड था, पर मैंने एफआर मिशन संभव बैच लॉन्च किया। मिशन संभव बैच बहुत ही एक्सटेंसिव बैच है। इसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट्स तो करवाए हैं, पर मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाए हैं। मिशन संभव बैच का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको YouTube से मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे तो आपको ये पर्टिकुलर मिशन संभव बैच का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको उसी सीक्वेंस में शुरू करना है जिस सीक्वेंस में प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर्स आपको मिलेंगे। हाँ, साथ ही साथ मैंने मिशन संभव के दौरान मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट भी प्रोवाइड की थी। मैं जो अगली नवंबर 24 के लिए मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा वो मैं सितंबर में लाऊंगा। बट अगर आपको अभी से ही वो क्वेश्चंस मिशन संभव के साथ प्रैक्टिस करने हैं तो आप मई 24 के मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट भी रिफर कर सकते हो। आपको कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक के अंदर आपको मैं दिखा देता हूं। आपको लिंक के अंदर आपको एक पर्टिकुलर लिंक है, वो आपको मिलेगा। अरे खुल जाओ। हाँ, ये जब आप उसमें जाओगे तो ये आपको लिंक मिलेगा, ऑल इन वन लिंक। ऑल इन वन लिंक मैंने अपडेट किया इस बार। इसमें आपको फ्री कंसेप्ट बुक जो मैंने प्रोवाइड किया है, जो मेरा नया कंसेप्ट बुक है, वो भी मिल जाएगा। और मिशन संभव बैच नवंबर 24 यहां के रिलेटेड मटेरियल वगैरह आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर जो मैंने मस्ट डू क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड किए थे, मास्टर प्रॉब्लम्स वगैरह थी, वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अगर आप मिशन संभव बैच से करना चाहते हो तो आप कंप्लीटली उसको फॉलो करो, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जो मैंने मस्ट डू क्वेश्चंस दिए हैं वो तो आप प्रैक्टिस करो ही करो, पर जैसा मैंने आपको बोला कि अगर हो सके तो आप ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाइए। आप सिर्फ फैकल्टी के दिए हुए क्वेश्चंस पर निर्भर मत रहिए। अगेन वही बोलूंगा, जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं वो कभी भी
फैकल्टी के दिए हुए क्वेश्चंस पर 100% डिपेंडेंट नहीं होते। डिपेंडेंसी होनी चाहिए बट 100% डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आप खुद का भी एक सेट करिए टारगेट कि मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हाँ, सितंबर 24 में अब बच्चों को चाहिए कि सर आप भी कुछ करवाने वाले हो, कुछ अलग से प्रैक्टिस करवाने वाले हो, तो मैं जैसा कि मैंने आपको बोला कि सितंबर में मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी दूंगा, नई लिस्ट भी निकालूंगा। तो जो वो नई लिस्ट निकालूंगा उसके साथ साथ मैं एफआर का प्रैक्टिस बैच लाऊंगा आप सबके लिए। ये प्रैक्टिस बैच कोई भी बच्चा देख सकता है और ये प्रैक्टिस बैच मैं सितंबर 24 में लाऊंगा और मैं इस प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस पर फोकस करवाऊंगा। तो अभी आप चाहो, अगर आपका कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा आप कंप्लीटली मिशन संभव बैच करिए और अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए। या आप ये भी कर सकते हो कि आपने मिशन संभव बैच एक बार बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आप अपनी प्रैक्टिस कर ली, फिर आपको दूसरी बार रिवीजन करना है तो दूसरी बार रिवीजन के लिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस बैच में जुड़ सकते हो। मैं आपको स्टडी प्लानर दूंगा प्रैक्टिस बैच का, जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई मैं कब कब कौन सा लेक्चर आपके साथ लेने वाला हूं, प्रैक्टिस में कौन कौन से टॉपिक की करवाने वाला हूं, जिससे आप वो लेक्चर देखने से पहले आधा एक घंटा वो टॉपिक को रेफर करके आ सकते हो मेरे दिए हुए फ्री कंसेप्ट बुक से। तो इससे क्या होगा कि आपका सेकंड टाइम रिवीजन मेरे साथ हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू फॉलो दैट, आप वैसा भी फॉलो कर सकते हो कि फर्स्ट रिवीजन आप मिशन संभव के साथ कर लो और सेकंड रिवीजन लाइव आके मैं आपको करवा दूंगा प्रैक्टिस बैच के साथ। चलिए, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, हाँ, जो ये मैं आपको लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। मिशन संभव बैच के रिसोर्सेज, एमसीक्यू के केस स्टडीज मिल जाएंगे, ऑडियो रिविजन्स मिल जाएंगे, मस्ट डू क्वेश्चंस इसमें सब में सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज वगैरह यूज कर सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, फ्री चार्ट बुक अगर आपको चाहिए रिवीजन के लिए पीडीएफ, तो वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। सर सिंगल ग्रुप दूं कि बोथ ग्रुप दूं? अब सबसे बड़ा सवाल यह है। पहली बात तो यार मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए था कि आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए या फिर आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए। बट अगर अभी तक आप कंफ्यूजन में हो, अगर अभी आप डिलेमा में हो, तो मैं आपको बता दूं कि क्या आपकी बोथ ग्रुप्स की क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपकी बोथ ग्रुप्स की क्लासेस हो चुकी हैं तो यहां डेफिनेटली आप दोनों ग्रुप्स पे जा सकते हो। बट अगर आपकी क्लासेस अभी सिंगल ग्रुप की ही हुई है, सिंगल की क्रम कंप्लीट हुई है और अभी आपका बाकी का एक और रिमेनिंग ग्रुप के क्लासेस अभी चल रहे हैं, तो आपके वो क्लासेस कब तक कंप्लीट होंगे ये डिपेंड करता है। अगर आपकी सिंगल ग्रुप की क्लासेस चल रही है, अभी सिंगल ग्रुप की क्लासेस हो चुकी है एंड अनदर ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी बाय 5 अगस्त, अगर 5 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगी तो भी आप ग्रुप 2 के लिए सोच सकते हो, मतलब दोनों ग्रुप के लिए सोच सकते हो। अदरवाइज या तो फिर आपको कॉम्बिनेशन देखना चाहिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से कि आप एक ग्रुप के साथ सेकंड ग्रुप का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एग्जाम करवाना चाहते हो क्या, उसके रिगार्डिंग आपकी तैयारी कैसी है, वो आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, सिर्फ आपको बहुत अच्छे से रिविजन करना है, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो। बट ज्यादा रिस्क मत लेना। इट्स बेटर कि जब हम प्रिपेयर्ड ना हो पूरी तरीके से तो हमें मन की नहीं, हमें दिमाग की सुननी चाहिए और हम सिंगल ग्रुप पे जाए। आगे, हाउ टू रीस्टार्ट कैसे करना चाहिए सर? सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे रिवीजन करें। तो सबसे पहले आप ये टारगेट बना सकते हो, फर्स्ट रिवीजन का पहला रिवीजन जो आपका रहेगा वो आप 120 आवर्स का टारगेट बना सकते हो एफआर के रिगार्डिंग, जिसमें आप क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे। और ये जो आप फर्स्ट रिवीजन का टारगेट बनाओगे, ये आप चाहो तो मिशन संभव बैच, जो जिसका प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मिशन संभव बैच के साथ साथ कर सकते हो। मिशन संभव बैच मेरे ही स्टूडेंट ने नहीं बल्कि बाकी स्टूडेंट्स ने भी देखा था, जो जिन्होंने मेरे से कभी क्लासेस नहीं लिए, और उन बच्चों के भी मुझे रिजल्ट के टाइम पर मैसेजेस आए कि सर आपका मिशन संभव बैच देखा था, आपसे पहले कभी नहीं पढ़ा था, पर डेफिनेटली हम पास भी हुए, हमारे एग्जाम्शन भी आ गए। तो इस बार बहुत सारे बच्चों के मिशन संभव के बच्चों के एग्जाम्शन भी आए हैं जो इवन हमसे पहले नहीं पढ़े थे। तो आप फर्स्ट रिविजन मिशन संभव के साथ कर सकते हो। 120 आवर्स हो सकता है। अब 120 का कभी 130 भी हो जाए तो चलेगा, ये डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के हिसाब से। 120 का 100 भी आप प्लान कर सकते हो। अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो हो सकता है शायद आपको 120 बहुत ज्यादा लगे, तो आप 100 आवर्स भी प्लान कर सकते हो, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट रिवीजन होने के बाद आप एक फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। फुल टेस्ट देना एक मैंडेटरी चीज है, वो भी आपके कंसिस्टेंसी का ही पार्ट है और डिसिप्लिन का पार्ट है। ये डिसिप्लिन का पार्ट है, ठीक है। फुल टेस्ट जरूर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां गलतियां की हैं। फिर आप अगेन सेकंड रिवीजन उठा सकते हो। सेकंड रिवीजन को आप टेंटेटिवली 60 आवर्स के हिसाब से प्लान कर सकते हो। कुछ बच्चे हो सकता है थोड़ा सा जल्दी भी खत्म कर सकते हैं 40-50 आवर्स में, और कुछ बच्चे थोड़ा सा 70 घंटे भी लगा लेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। देखिए, अगर आप सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कंजूसी मत करना। अगर 120 की जगह 150 आवर्स भी होते तो चलेगा, 60 आवर्स की जगह 80 आवर्स भी होते तो चलेगा, ठीक है। यहां पर जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे थे सिलेक्टेड क्वेश्चंस, आप उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को वापस से राइटिंग प्रैक्टिस लगाना मत भूलिएगा।
और ये सेकंड रिवीजन वो वाली रिवीजन नहीं है जो एग्जाम के जस्ट 5 दिन पहले होती है, वो आपकी थर्ड रिवीजन होती है। ठीक है, तो ये 2 रिवीजन आपको इस तरीके से प्लान करनी है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 2 रिवीजन के बीच में एक टेस्ट जरूर रखिएगा। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, साथ ही साथ आपको हेल्प मिली होगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी डाउट्स है रिगार्डिंग सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नवंबर 24 के लिए, तो आप मुझसे जरूर कनेक्ट हो सकते हो, या तो मेरे नंबर 7887788705 पे, या तो आप इसी पर्टिकुलर वीडियो के उसमें कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, देखिए पास हो जाएंगे, बस जज्बा अपने को बरकरार रखना है। ठीक है, और हमें डिसिप्लिन को बरकरार रखना है, डिसिप्लिन में रहना है। अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, जज्बा बरकरार रखेंगे और हार्ड वर्कर बनेंगे। मैंने बोला ना कि अगर हम टैलेंटेड नहीं हो सकते, देखिए मैं टैलेंटेड नहीं था, मैं कभी से भी मैं हमेशा से बोलता हूं कि मैं स्कूल के टाइम पे कितना भी अच्छा स्कॉलर रहा हूं, मैं सीए में टैलेंटेड नहीं था। मेरा भी एक अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, बट मैंने इस चीज को समझ लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे हार्ड वर्क करना है, और मैं फिर अच्छे से क्लियर हो गया था सेकंड अटेम्प्ट में। तो आपको भी ये दृढ़ निश्चय करना है कि अगर आपने हार्ड वर्क किया, अगर आपने अपना 100% दिया, आपने कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं की, तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। और एक चीज जाने से पहले बता दूं, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने तो 100% दिया था, एग्जाम में हमने 100% दिया था, हमसे तो कोई कमी नहीं रही थी, फिर क्यों ऐसा हुआ। पर मैं आपको बताऊं, जब आप वापस से अभी पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, वो कुछ गड़बड़ तो हाँ यहाँ थी। जब चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ोगे ना, जब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आगे बढ़ोगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन होगा कि हाँ यहाँ थोड़ी सी कमी थी, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद इसको पूरा सॉल्व नहीं किया था। तो आपको धीरे धीरे गलतियां रियलाइज होंगी, और ये नेचुरल है। और यही तो हमारा इंप्रूवमेंट का एरिया होता है कि जहां हमें रियलाइज हो जाए, बस रियलाइज हो गया और आपको उसको रेक्टिफाई करना है। चलिए, सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रैक्टिस बैच के बारे में मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आगे चल के, और रिवीजन तो मैंने आपको बता दिया। इस चैनल को अगर चाहो तो सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज जो प्रैक्टिस बैच होगा वो इसी चैनल के थ्रू आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट।